नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह आग की बात और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आज से स्कूल चलो अभियान की उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी श्रावस्ती से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे श्रावस्ती एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से कार के जरिए मुख्यमंत्री जयचंद्रपुर के संविलियन स्कूल पहुंचेंगे और यहां पर वो छात्र छात्राओं से मुलाकात करेंगे और इसी स्कूल से मुख्यमंत्री अभियान की शुरुआत करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि दोपहर में मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चों के साथ ही करेंगे और इसके साथ साथ आज श्रावस्ती में सीएम ग्राम प्रधान और टीचर्स को सम्मानित भी करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश में किया जाएगा। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक श्रावस्ती में मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर व्यापक इंतजाम है। आज श्रावस्ती पहुंच रहे हैं सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज से। चलिए आपको और ज्यादा डिटेल से बताते हैं इस अभियान के बारे में। मकसद क्या है स्कूल चलो अभियान का, ये आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, 1ली से 8वीं के बच्चों का नामांकन कराना, एडमिशन कराना, 100% नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है इस अभियान के जरिए। और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को सुनिश्चित करना भी इस अभियान का लक्ष्य है। स्कूलों में मिलने वाली सुविधा की जानकारी देना भी स्कूल चलो अभियान का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ये प्रमुख उद्देश्य स्कूल चलो अभियान के हमने आपको बताए हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए अब और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। श्रावस्ती करते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। विवेक, मुझे याद है जब ये स्कूल चलो अभियान पैन इंडिया लेवल पर जब शुरू हुआ था तो धीरे धीरे इसने जगह बना ली लोगों के दिलों में और इसकी बहुत चर्चा हुई, इसका बहुत जिक्र हुआ लोगों की बातचीत में। और अब ये उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर आज से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसको मुख्यमंत्री योगी किस तरह से शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश में यह अभियान कैसे आगे बढ़ेगा, और आज जो श्रावस्ती का कार्यक्रम है उसमें सबसे विशेष बात क्या है? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस पूरे प्रदेश में शिक्षा की स्थिति, अगर बेसिक शिक्षा की देखें, संसाधन तो बहुत सारे हैं लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। टीचर हैं तो टीचरों की ड्यूटी अन्य जानकारी जो मिलती है वो अन्य कार्यक्रमों में लगती है, जैसे चुनाव में लगा दी या मतगणना जनगणना में लगा दी। बहुत सारी ड्यूटी ऐसी हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दी। तो पढ़ाई, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब है और लगातार संख्या कम हो रही है। देखिए अभी एक जो जहां आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जयचंद्रपुर का जो स्कूल है वो संविलियन विद्यालय, संविलियन यानी एक तकनीकी शब्द है। संविलियन यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, दोनों का संविलय कर देना, यानी विलय करने के बाद एक विद्यालय बनाया जाता है। ये प्राथमिक विद्यालय में जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है वो विद्यालय विलय करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई के टीचर की कमी है, छात्रों की कमी है। इसलिए स्कूल तो बहुत सारे हैं, प्राथमिक विद्यालय अलग हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय अलग हैं, टीचर अलग अलग हैं, लेकिन संख्या देखते हुए, बच्चों की संख्या देखते हुए, टीचर की संख्या देखते हुए इनका विलय कर दिया गया है और 1 से 8 तक की पढ़ाई एक ही विद्यालय में होनी है। तो ये अभियान 3 साल पहले शुरू हुआ था, 2019 से संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये शिक्षा विभाग में बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा परिषद है वो काम कर रहा है और लगातार अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो दिल्ली में मॉडल है, केजरीवाल का मॉडल, जिसे सभी लोगों ने सराहा है, वो शिक्षा पद्धति को सुधारने का ही है। वहाँ सबसे पहले जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी स्थितियाँ सुधारी गई हैं और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक स्कूल और सरकारी स्कूलों की जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थितियाँ सुधारने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रावस्ती सबसे पिछड़ा इलाका है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर डिग्री कॉलेज तक नहीं है, यानी पीजी कॉलेज नहीं है, प्राथमिक स्कूल हैं उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं, शिक्षकों की कमी है, बच्चे स्कूल में आते नहीं है। तो आज 1 घंटा प्राथमिक विद्यालय में रुकेंगे, संविलियन विद्यालय में रुकेंगे मुख्यमंत्री और बच्चों से संवाद करेंगे, वहां पर उनको प्रेरित करेंगे, उनको उनके अंदर एक भाव पैदा करेंगे कि शिक्षा से जुड़े, शिक्षित बने। टीचर और प्रशासन के लोग भी होंगे, उनसे भी वार्ता करेंगे कि किस तरह से स्थितियों को सुधारा जा सकता है। श्रावस्ती पूरे प्रदेश में सबसे खराब स्थिति में है। नीति आयोग ने कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। लगातार
3 साल से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं शिक्षा सुधार के, लेकिन अभी तक उसके जो अपेक्षित परिणाम है वो सामने नहीं आए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती को चुना है कि यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि क्यों श्रावस्ती का चुनाव किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने के लिए। इसके पीछे कारण क्या है, ये आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी बात करेंगे क्योंकि सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री को पहुंचना है श्रावस्ती। आइए आगे बढ़ते हैं। आज से 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगेगा और इस जनता दरबार में मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश देंगे। इसके साथ साथ हर सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल भी जन सुनवाई करेंगे और इसके अलावा हर मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी जन सुनवाई करेंगे। आज जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस तरह से शुरुआत हो रही है लखनऊ में 5 केडी मार्ग पर, आवास मार्ग पर। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं, सीधा तो लखनऊ लिए चलते हैं। अनुभव, जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाते रहे हैं, हमने देखा है उनको। चुनाव शुरू होने से पहले भी हमने देखा कि आवास पर, अपने लखनऊ के आवास पर वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। गोरखपुर जाते हैं, वहाँ भी सुनते हैं। लेकिन आज जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है योगी 2.0 के पावर में आने के बाद से, सत्ता संभालने के बाद से, क्या ये पिछले जो जनता दरबार के कार्यक्रम है उनसे कुछ अलग होगा? देखिए, बिल्कुल आज से ये जनता दरबार शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और ये देखिए तमाम सारे जो लोग हैं अलग अलग ज़िलों से वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि देखिए बहुत उम्मीद होती है, बहुत होप होती है लोगों को कि अगर हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, जनता दरबार में शामिल होंगे, जन सुनवाई में जाएंगे तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। और पहले भी हमने देखा जिस तरीके से लगातार चुनाव से पहले तक ये जन सुनवाई मुख्यमंत्री खुद करते थे, जनता दरबार लगाते थे, तमाम सारे जिलों से जो लोग आते थे उनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो जाता था। और आज से एक बार फिर इसे शुरू किया जा रहा है। हालांकि आज तो मुख्यमंत्री श्रावस्ती जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है, लेकिन 2 मंत्रियों को असाइन किया गया है। यानी सोमवार को अजीत पाल रहेंगे, जो मंत्री राज्य मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, और मंगलवार को बलदेव औलख जो है वो इस जन सुनवाई में शामिल होंगे, वो समस्याओं को सुनेंगे। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से इसको शुरू किया था और यहीं इस तरफ जो मुख्यमंत्री आवास है 5 केडी जिसे हम कहते हैं, वहाँ जो हॉल है, मेन हॉल है, वहीं पर ये सभी लोग जाएंगे और वहीं पर अधिकारी भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं। जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो वो खुद सुनवाई करते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है जी। और हर कोई यहाँ देखिए जो भी पहुँचा है वो एक एप्लीकेशन लेकर पहुँचा हुआ है, उसमें सारी समस्या क्या कुछ है और जिस समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है उसके लिए तुरंत निर्देश दिए जाते हैं। इसीलिए हमने हमेशा देखा है कि ये जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये जो सड़क है, आप एक बार जरा बात करें इस तरीके से जो ये याची वहाँ पर पहुँचे हैं, अनुभव, एक बार उनसे जरूर बात करें और जानने का प्रयास करें कि क्यों वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने को मजबूर हुए और ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान उनके स्तर पर नहीं हो पाया। जी सर, समस्या ये है सर कि हमारी भूमिधरी ज़मीन है, जो विपक्षी अरशद पुत्र अलाउद्दीन है, हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती वो बीचों बीच रास्ता चाहते हैं। जमीन का विवाद। जी सर, ज़मीन का विवाद है। लग रहा है यहाँ आए तो सुनवाई होगी, मामला पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को हल कर देंगे। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर? समस्या है? घर पे चोरी हो गई थी 6 महीने पहले, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कुछ नहीं सुन रहे। तीसरी बार हम आए हैं। तीसरी बार आप आए हैं। आप कहाँ से आए? सर चंदौली से। क्या हुआ है? मेरा माई का मर्डर हो गया, मेरा घर कब्जा कर लिया। तो उम्मीद है यहाँ आएंगे तो सुनवाई। हाँ, हमको भी मर्डर करने के लिए पैसा। आप कहाँ से? हाँ सर, हम मऊनाथ भंजन से आए हैं सर, और हमारी ज़मीन पर डॉक्टर आई मजहर जो मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या कर लिया? उन्होंने हमारी ज़मीन पर अपने ज़मीन से ज़्यादा हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। उम्मीद है बुलडोजर वहाँ चल जाएगा। जी, हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि बाबा का बुलडोजर मऊ में जरूर चले। ये बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग सुनवाई, अलग अलग समस्याएं लेकर आए हैं। बिल्कुल 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 ये लोगों को कि यहाँ जब मुख्यमंत्री के सामने या फिर जो मंत्री बिल्कुल ठीक है, उनकी भावनाएं सामने आ गई। अनुभव हमारे साथ बने रहेगा। ये बात साफ साफ समझी जा सकती थी कि क्या दिक्कत है और कितनी बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार में पहुंचने को मजबूर हुए ये याची। हमारे साथ बने रहिए, अनुभव आपके पास वापस आएंगे और आपको बताएं कि शिवपाल यादव की ट्विटर पॉलिटिक्स जारी है। शिवपाल ने फिर एक ट्वीट के जरिए बड़े संकेत दिए हैं। सुबह सुबह शिवपाल ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की है और चौपाई का अर्थ है कि यह वक्त राम को सुनने का है और परिवार को लेकर भी चौपाई के माध्यम से कुछ संदेश दिए गए। इससे पहले शिवपाल ने ट्वीट में मोदी योगी को फॉलो किया था ट्विटर पे, और अब ट्विटर पे वो कह रहे हैं कि ये वक्त राम को सुनने का है। सुबह सुबह का ट्वीट उनका।
रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट कर दी है। शिवपाल यादव जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अब अलग उन्होंने दल बना लिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जसवंत नगर से विधायक हैं। सिंबल पर वो समाजवादी पार्टी के लड़े हैं, तो टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन वो प्रसपा अलग दल जो है उसके अध्यक्ष हैं। और ये देखिए ट्वीट उनका, राम दरबार को उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि भगवान राम का चरित्र परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। चैत्र नवरात्रि आस्था के साथ ही प्रभु राम के आदर्श से जुड़ने और उनको गुणने का भी क्षण है। तो चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, इसके संदर्भ में ट्वीट उन्होंने किया है, लेकिन इससे आप उनकी जो भविष्य की राजनीति है या फिलहाल जो उनके जहन में चल रहा है उसका अनुमान कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लगातार संपर्क में है, मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। और अब देखिए आप दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले उन्होंने जो फॉलो करना शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी को, डॉक्टर दिनेश शर्मा को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पर्सनल हैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया है। आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अनुभव से। अनुभव, इसके गहरे निहितार्थ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि राम दरबार की पिक्चर ट्विटर पे लगा के और ये कहना कि इन नवरात्रों में प्रभु श्री राम के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करने का विशेष अवसर है, इसमें क्या ट्विटर पॉलिटिक्स है हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि शिवपाल यादव ने नवरात्र के पहले दिन बीजेपी के बड़े नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। और आज आप देखिए सुबह सुबह ही उन्होंने जो राम दरबार की तस्वीर लगाई है और रामचरितमानस की जो चौपाई है उसे ट्वीट किया है। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माता। इसमें साफ तौर पर परिवार की बात है, प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में है, संस्कार, राष्ट्र के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं, बता रही हैं। इससे पहले तो इस तरह के ट्वीट हमें कभी भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि शिवपाल यादव लंबे समय से ट्वीट पर एक्टिव हैं। पर अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को ट्वीट किया, को फॉलो करना शुरू किया, आज जिस तरीके से ये चौपाई उन्होंने ट्वीट की है, पूरा राम दरबार की बात है, तो कहीं ना कहीं परिवार में जो समस्या है, चुनाव से पहले देखिए शिवपाल यादव ने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा और ये कहा कि अखिलेश यादव के लिए अब वो आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। भले ही उन्हें एक ही सीट मिली, लेकिन फिर भी वो साथ रहे, समाजवादी पार्टी के ही साथ रहे। लगातार अगर हम कहें तो जहाँ जहाँ भी उनको कहा गया वो वहाँ गए, पार्टी के लिए कैंपेन किया। पर चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से उनको अलग थलग रखा गया, पहले तो बुलाया नहीं गया, फिर जब बुलाया गया तो ऐसे समय बुलाया गया जब वो दिल्ली में थे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह बनी। और अब तो धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं, उसके बाद लखनऊ में मिले थे, यही 5KD पर 20 मिनट तक उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई थी। और उसके एक दिन बाद ही उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। आज आप देखिए किस तरीके से एक चौपाई नहीं है, एक पिक्चर नहीं है, बल्कि उसके पीछे बड़े संदेश हैं। संदेश क्या है, किसको संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? राष्ट्र की बात है, परिवार की बात है, संस्कार की बात है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लागू होती हैं? उनके अपने परिवार पर ही तो लागू होंगी। तो इसके भी बड़े मायने हैं। और यूपी के सत्ता के गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा है कि शिवपाल यादव को बीजेपी हो सकता है विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनवा दे। जैसा हमने देखा जब नितिन अग्रवाल को, हालांकि बिल्कुल आखिरी वक्त में उनको सपोर्ट किया था बीजेपी ने और वो भी डिप्टी स्पीकर बन गए थे, तो ये माना जा रहा है कि इस परंपरा को हो सकता है बीजेपी अभी कंटिन्यू रखे। डिप्टी स्पीकर जो यूपी की असेंबली में हुआ नहीं करते थे, लंबे समय बाद नितिन अग्रवाल को बीते वर्ष जो है वो डिप्टी स्पीकर बना था। और ये पद ऐसा है जो परंपराएं हैं उसके मुताबिक विपक्ष को ही मिलता है। तो ऐसे में आप देखिए सिंबल किसका था, शिवपाल यादव जब विधायक बने समाजवादी पार्टी का सिंबल है, तो वो विधायक किसके हुए, विपक्ष के विधायक हुए। ऐसे में बीजेपी उनको सपोर्ट कर सकती है और वो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। दूसरा, जो लगातार संकेत हमको मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये संकेत ट्वीट को आप देखिए, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को फॉलो कर रहे हैं, आज ट्वीट किया है, निशाना कहीं ना कहीं किसी पर साधा है। परिवार में जो हम कहें एका नहीं है उसको लेकर निशाना साधा और संदेश देने की कोशिश की है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि जल्द आने वाले वक्त में बदलेंगी और कुछ बड़ा जो है
वो भी होगा, उसका ऐलान शिवपाल यादव ने कहा कि जल्द करेंगे अब भी। सबको इंतजार है कि वो ऐलान कब करते हैं और ऐलान क्या होता है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर संदिग्ध व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसने एक जवान की एसएलआर को छीनने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध के पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट भी बरामद किया गया है। अब पुलिस और जांच एजेंसियां टेरर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं और साथ ही कई पहलुओं पर भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गोरखपुर से खबर, गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कल शाम को हुआ। धारदार हथियार से हुआ। पीएसी के 2 जवानों पर आरोपी ने पुलिस की एसएलआर छीनने की कोशिश की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भी जख्मी है और 2 पीएसी के जवान भी जख्मी हैं। पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट की टिकट इससे बरामद की गई है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात थे पीएसी के 2 जवान, जिन पर इस संदिग्ध व्यक्ति ने हमला किया धारदार हथियार से। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और जांच एजेंसियां टेरर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात था पीएसी के 2 जवानों पर इस संदिग्ध व्यक्ति ने हमला किया था। एसएलआर जो उनके पास थी, जवानों के जो पास एसएलआर थी, उसको छीनने की कोशिश की। गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं, उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था लोगों वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है सर। गमछे में लपेटा था, तो उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, तुरंत वहाँ से कावल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा, वहाँ पर 2 हमारे पीएसी के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे, उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भागता है अंदर और पीएसी का एक पोस्ट है, वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके उसको पकड़ता है। और इधर कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में किसान की जमीन पर नगर पंचायत की ओर से जबरन मिट्टी खोदी जा रही है। इस पर नगर पंचायत के लोगों को किसान ने मिट्टी खोदने से मना किया तो वो नहीं माने और मिट्टी खोदकर तालाब बना दिया गया। बाद में किसान खेत की मिट्टी के खोदने से न रोक पाने पर उसने आत्महत्या कर ली। लोगों ने किसान के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। जब प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे तो किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। एक और बड़ी खबर नोएडा से है। फेज 3 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है। पुलिस ने आरोपी को घायल करके गिरफ्तार कर लिया। दूसरा बदमाश भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। एक कार और चाकू भी आरोपी से बरामद हुआ है। फेज 3 पुलिस ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया है।